तो जैसा कि हम लोग ने सबसे पहले क्या पढ़ा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। फर्स्ट वर्ल्ड वार का अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिए। फिर सेकेंड वर्ल्ड वार देख लीजिए, फिर उसके बाद इस चैप्टर में आइएगा। एक नेटफ्लिक्स के सीरीज के हिसाब से हिस्ट्री का सीरीज चलाएं, एक सीक्वेंस में सब कुछ है, मजा आ जाएगा एकदम। एक बार देख के तो देखिए, एकदम ऑसम। आज क्या हम लोग स्टार्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग देखे थे फर्स्ट वर्ल्ड वार, स्कूल के लड़ाई के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वार पढ़ाए थे। किस तरीका से सारा जीवन क्राइसिस, सारा जीवन नहीं, सारा जीवो क्राइसिस, ऑस्ट्रिया हंगरी में लड़ाई हुआ था छोटा सा, जिसके कारण क्लास 8 9 10 सब आपस में लड़ लिया और जर्मनी को हारना पड़ा फर्स्ट वर्ल्ड वार में। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन हुआ, पता होगा आप लोग को 1999 में क्या साइन हुआ था, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। इसके बाद एक बॉडी बनाया गया, एक क्लब बनाया गया कि अरे यार स्कूल वाला लड़ाई कर रहा है, बच्चा लोग 8 9 10, चलो मोहल्ले के आदमी ने क्लब बना दिया कि इस लड़ाई को रोका जाए। और ये क्लब क्या था, उसी तरीका से कुछ कंट्री मिलकर क्लब बना दिया जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। और इस लीग ऑफ नेशन में कोई था ही नहीं। अरे भैया, एक ऐसा क्लब जिसमें कोई है नहीं तो लड़ाई रोकेगा कौन। हिटलर इसी का फायदा उठा रहा था, मुसोलिनी इसी का फायदा उठा ले रहा था। 8 क्लास का लड़का को मार रहा है, फिर बोला ते मेरा दोस्त, फिर मार रहा थे मेरा दोस्त है, क्लब वाला को ये बात बोलते जा रहा है। यानी उसका कोई वैल्यू नहीं है लीग ऑफ नेशन का। ऐसा बॉडी बनाओ ना जो सब फॉलो करे, उसको डरे, कंट्री सब डरे कि अरे यार लीग ऑफ नेशन बोल दिया तो बात हमको मानना हो, नहीं तो यार वो अपना आर्मी भेज के हमको मारने लगे, कूटने लगेगा। इससे बचने क्या हुआ, इसी कारण था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद भी सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ। और सेकेंड वर्ल्ड वार में जिस तरीका से फर्स्ट वर्ल्ड वार में जर्मनी हारा और इटली भाग गया, याद होगा आप लोग को, इटली भाग गया, जहाँ तक लड़ोगे हम वहाँ सपोर्ट करते रहेंगे। और फिर सेकेंड वर्ल्ड वार में हिटलर जर्मनी को राइज अप किया, मुसोलिनी इटली को राइज अप किया, फिर भी वो दोनों भी हार गए, सेकेंड वर्ल्ड वार भी हारना पड़ा। तो मेरा कारण है सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ क्यों, क्योंकि क्लब संभाल नहीं पाया, फिर से लड़ाई हो गया। अब सबको ये डर लगा हुआ था, सबको कौन, तो बैकग्राउंड में देखिए सबको कौन, 3 अंकल एक साथ सीनियर अंकल बैठे होंगे, ये तीनों आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कहाँ, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका के एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ के एक छोटे से जगह याल्टा, वहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में कहा, याल्टा में ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था। एक तरफ ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे कौन, चर्चिल, फिर कौन थे, यूएसए के प्रेसिडेंट, बहुत बड़ा बड़ा आदमी आपस में बात कर रहा है यार। अगर एक और कौन थे बताओ, स्टालिन, रशिया के डिक्टेटर। इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि अरे यार सेकेंड वर्ल्ड वार में तो अमेरिका बम गिरा दिया, ऐसा ना हो कि थर्ड वर्ल्ड वार हो सब पे बम गिरा दे और दिवाली खेलने लगे। ये कोई दिवाली का तो बम नहीं है, ये तो एटॉमिक बम है, जो जिसका आज भी रिजल्ट आपको देखने मिल रहा होगा, हिरोशिमा और नागासाकी, जो अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान पे बम गिरा दिया था। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उसको देख लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे आइए। यहाँ तक समझ में आया कि क्यों ना कुछ बड़ा सा बॉडी बनाया जाए जो कंट्री के बीच लड़ाई को रोके। इंडिया पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर सकता ऐसे ही, या फिलीपींस इस पे अटैक नहीं कर सकता है, तो एक कंट्री के बीच एक बड़ा सा बॉडी बनाया जाए जिसका क्या नाम पड़ा, यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि आपको पीछे फ्लैग दिख रहा होगा, ये यूनाइटेड नेशन का फ्लैग है। अब कब यूनाइटेड नेशन हम लोग मनाते हैं बताओ, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है, क्या आप लोग को पता था। और किस ईयर में यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ, इतना बड़ा बॉडी किस यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ, 1945, 1945 में यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार के 2 साल बाद तीनों अंकल मिलके क्या किए, एक बड़ा सा बॉडी को बनाए। और इस बड़े से बॉडी में यूनाइटेड नेशन जो कब फॉर्म हुआ, 24 अक्टूबर 1945। और इसमें टोटल 5 ऑर्गेन थे। कितने ऑर्गेन थे, 5 ऑर्गेन। पता है तुमको 5 ऑर्गेन था जो पूरे यूनाइटेड नेशन को संभाल, फंक्शन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन था, जनरल असेंबली। किसी भी यूनाइटेड नेशन में ना एक कंपार्टमेंट था, एक ऑर्गेन था उसका मेन बॉडी, जनरल असेंबली। मतलब जनरल असेंबली जैसे हम लोग के कंट्री का, इंडिया के कंट्री का पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कोई भी पॉलिसी लाता है तो उसको सब फॉलो करता है, उसी तरीका से कंट्री के बीच बहुत सारा कंट्री है यूनाइटेड नेशन में। पता है तुमको अभी टोटल 193 कंट्री इन्वॉल्व है पूरा, इनडायरेक्टली समझो सारा कंट्री यूनाइटेड नेशन के अंदर है। हर कंट्री को यूनाइटेड नेशन का बात मानना होगा। उसी के अंदर एक बॉडी है जिसका क्या नाम है, जनरल असेंबली, जो आपके बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। जनरल असेंबली कोई भी पॉलिसी लाया तो उस हर कंट्री को फॉलो करना होगा।
वो पॉलिसी सबको फॉलो करना होगा। जनरल असेंबली जो भी पॉलिसी लाएगा, जैसे पार्लियामेंट कोई भी पॉलिसी लाएगा, हम सबको, हमारे जितना भी स्टेट है सबको, जिस तरीके से जनरल असेंबली कोई भी पॉलिसी लाता है तो उसको फैलाने का काम कौन करेगा? सेक्रेटरी काउंसिल, जो सेकंड बॉडी है। यूनाइटेड नेशन का टोटल 5 बॉडी है। जनरल असेंबली आम सभा, जो हर कंट्री को उस पॉलिसी को मानना होगा, कोई भी पॉलिसी जनरल असेंबली ही ला सकता है। दूसरा क्या है? सेक्रेटरी काउंसिल, दोनों मिल के रहता है, पर सेक्रेटरी काउंसिल क्या करता है? उस पॉलिसी को और डिफाइन करता है, सब जगह फैलाता है। कौन है? सेक्रेटरी काउंसिल। इसके अलावा थर्ड बॉडी ऑर्गन कौन है यूनाइटेड नेशन का? बोलो मेरे साथ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वर्ल्ड कोर्ट भी इसको बोला जाता है, वर्ल्ड का कोर्ट है यहाँ। जैसे हम लोग का कौन है सबसे मेन कोर्ट? अगर आपका नॉर्मल कोर्ट नहीं सुनना है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइएगा। जब सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुनना तो किसके पास जाइएगा? आपको चल जाना होगा वहाँ, कहाँ? न्यूयॉर्क में नहीं, 4 बॉडी है यूनाइटेड नेशन का जो न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। एकमात्र है जो स्विट्जरलैंड हुआगे, एक जगह है स्विट्जरलैंड हुआगे, वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो आपको इमेज पीछे दिख रहा होगा। इवन निर्भया केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक दाखिला दिया गया था, वहाँ के भी लॉ को देखा गया। समझ में आ रहा है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जुडिशियल जस्टिस, क्या जस्टिस उसको फॉलो करेगा, कौन कंट्री सही है कौन गलत है। तो एक पॉलिसी दे रहा है, एक पॉलिसी को फैला रहा है सेक्रेटरी काउंसिल। तीसरा क्या कर रहा है? जुडिशियल है, जुडिशियल एक्टिविटी में दिखा रहा है। फोर्थ कौन है? बोले मेरे साथ, सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट काउंसिल। हेल्थ का डेवलपमेंट, सोशल का डेवलपमेंट, लाइफ स्टाइल का डेवलपमेंट, कौन कंट्री कैसा लाइफ स्टाइल कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। जैसे हिजाब के सभी चल रहा है कर्नाटका में, वो सबको कंट्री लेवल पे कौन देखता है? सोशल इकोनॉमिकल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड। पहले क्या था? जनरल असेंबली। दूसरा कौन था? सेक्रेटरी काउंसिल। तीसरा था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और फोर्थ क्या था? सोशल इकोनॉमिकल काउंसिल। और फिफ्थ क्या है मेरे साथ बोलो, जो आपके सिलेबस में नहीं है, बस एक बार जान के रखिए, ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप मतलब क्या? जैसे लीग ऑफ नेशन फेल हुआ था ना, ऐसा नहीं है, लीग ऑफ नेशन संभाला था तो सब कंट्री को नहीं संभाल पाए। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तो जितना कंट्री को संभाला था ना ट्रस्टीशिप, उसमें से एक था पुलाव। पुलाव बिरयानी नहीं, पुलाव अलग चीज है। पुलाव एक कंट्री है फिलीपींस में, कंट्री नहीं है, एक छोटा सा आइलैंड है, ठीक है। फिलीपींस के पास छोटा सा आइलैंड है पुलाव, जिसके अंदर ट्रस्टीशिप के अंदर उसको रख के छोड़ दिया गया। यानी जो भी लीग ऑफ नेशन में टेरिटरी था उस सबको कौन रखे हुआ? ट्रस्टीशिप। इसके अलावा लास्ट, सारा यूनाइटेड नेशन को कौन फॉलो कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कौन संभाल रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे लेना है, लेन देन सब कुछ। एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, उस तरीका से ऑफिस को कौन संभाल रहा है? एक और ऑर्गन संभाल रहा है, जिसका क्या नाम है? बोलो मेरे साथ, सेक्रेटरी काउंसिल। तो आपके सिलेबस में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसका फंक्शन आप लोग को जानना है। फर्स्ट वन जनरल असेंबली जो पॉलिसी लाएगा, सेकंड वन सेक्रेटरी काउंसिल, थर्ड वन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। एकमात्र ऑर्गन है जो सिर्फ और सिर्फ, बाकी सारा चारों ऑर्गन आपका कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ये एकमात्र ऑर्गन है जो आपका कहाँ है? बोलो मेरे साथ, हुआगे इन स्विट्जरलैंड। तो आज हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस और उसके फंक्शन को। और इसके अलावा भी आपको पता होगा, बोलो क्या, इसका 3 एजेंसी है जो सब जगह खबर फैला रहा है यूनाइटेड नेशन का। एक है यूनिसेफ, दूसरा है WHO। WHO में इस चाचा को बार बार देखते हो कोरोना वायरस में, हाँ ये भी एक एजेंसी है। थर्ड बोलो यूनेस्को। इन तीनों एजेंसी को अच्छे से पढ़ना। ये एजेंसी क्या करता है? जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, आपका कोई भी कोरोना से रिलेटेड अपडेट आएगा उसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देगा, जो कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसके अलावा यूनिसेफ, यूनिसेफ क्या है? यूनाइटेड नेशन चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है। अगर फर्स्ट वर्ल्ड वार में, मान लो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो भी बच्चे मरे हैं जिनके माँ बाप नहीं है, उसको कौन प्रमोट करेगा? उसका स्कूल कौन कराएगा? तो एक फंडिंग उठाया जाता है, उसको दिया जाता है हर कंट्री से। ये हो गया चाइल्ड का। लास्ट क्या है? साइंस और एजुकेशन के फील्ड में। ऐसा थोड़ी यूनाइटेड नेशन मतलब खाली लड़ाई रोकना थोड़ी ना, इसके अलावा तो इसको प्रमोट करना है कंट्री को। तो यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO, बीमारी के कारण, पढ़ाई के कारण, और कुछ बच्चा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार या सेकेंड वर्ल्ड वार जिसके पेरेंट्स मर गया उसको डेवलपमेंट कराने का, पैसा देने का, ये सब फंडिंग उठाया जाता है एजेंसी के थ्रू। सब कंट्रीज को देता है और इस तरीका से एक बड़ा सा बॉडी तैयार हुआ जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर, याद रखना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
देखिए अब जो देखेंगे हम लोग यूनाइटेड नेशन जो इतना बड़ा बॉडी बना, जो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, एक क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फोर रनर, यहाँ लिखे हैं फोर रनर ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन से पहले कौन था क्लब जो काम कर रहा था, जो लड़ाई को रोक रहा था? लीग ऑफ नेशन। पहले लीग ऑफ नेशन था, फेल हो गया, तब तो यूनाइटेड नेशन आया। अब एक बात अभी हम इंट्रो में बताए थे, यूनाइटेड नेशन, रूजवेल्ट अमेरिका के प्रेसिडेंट, चर्चिल ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े आदमी सब हैं, और ये स्टालिन, स्टालिन जो कि रशिया का डिक्टेटर था, स्टालिन, ये सब मिलके न्यूयॉर्क में एक जगह था फ्रांसिस्को, फ्रांसिस्को में कहाँ भैया? याल्टा, याल्टा में कॉन्फ्रेंस बैठा था जो इंट्रो में हम लोग देखें, और ये बॉडी को बनाया गया कि कौन सा बॉडी? बोलो बोलो, यूनाइटेड नेशन। अब यूनाइटेड नेशन कब हुआ था? एकदम शॉर्ट ट्रिक, जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को पढ़ेंगे, उसके अलावा कोई बात नहीं करेंगे। 24 अक्टूबर 1945, बाकी बात कमेंट में। 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन हुआ। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में, यूएसए में। प्रेजेंट मेंबर, मेंबर मतलब यह स्टेट, कभी कभी ना तुम्हारे बुक में स्टेट भी लिखा होगा, तो मत समझना आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? आंध्र प्रदेश और हैदराबाद मत समझ लेना, ठीक है? कभी कभी मेंबर मतलब कंट्री। अभी यूनाइटेड नेशन में टोटल कितना मेंबर है? 193 कंट्री इन्वॉल्व हो गया। एक तरह से समझो ना सब। 2011 में साउथ अफ्रीका का एक कंट्री था, वो भी आगे ज्वाइन हो गया था। नाम बताओ तुम लोग, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आउट ऑफ बॉक्स बात था। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट था? यूनाइटेड नेशन में एक बाकायदा एक डॉक्यूमेंट बना, जिसका क्या नाम था? यूनाइटेड नेशन चार्टर। इसके अंदर कुछ लॉ था, कुछ प्रिंसिपल था, जो भी कंट्री आएगा इस यूएन चार्टर को फॉलो करना होगा, ठीक है? इससे पहले कौन था? लीग ऑफ नेशन। अब ये एग्जाम का क्वेश्चन है रिड्यूस सिलेबस में, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन क्यों बनाया गया? तुम ही लोग बोलो, इतना बड़ा क्लब क्यों बनाया गया कंट्री लेवल पे? स्टेट लेवल पे भी नहीं, कंट्री लेवल पे कंट्री क्यों, क्लब क्यों बनाया जा रहा है? दो कंट्री में लड़ाई ना हो, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अरे लड़ाई होगा तो दोनों कंट्री को नुकसान होगा ना, हम क्यों लड़ाई करें? जब जब आप दोस्त बना के काम हो सकता है तब दुश्मनी क्यों करें? सुल्तान मिर्जा का डायलॉग था, वही कहना चाह रहा हूँ। दूसरा बात, टू प्रमोट द इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, और प्रमोट करना चाहिए कंट्री को, लड़ाई करने से क्या होगा? ये इसका कहना था, इसका ऑब्जेक्टिव था। टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स, हर एक कंट्री का अपना एक राइट्स है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, जो भी हो, सबका अपना एक राइट्स है, उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा यूनाइटेड नेशन सारा बात अच्छा कर रहा था, और मेरे ख्याल से एक बात था जो एकदम अनकॉमन था, जो हम लोग पढ़ेंगे, वीटो पावर या वीटो। ये क्या था? अनडेमोक्रेटिक बताता है थोड़ा, यूनाइटेड नेशन के लिए थोड़ा सा ये बात पछता नहीं। ऑब्जेक्टिव समझ में आया? वीटो पावर देखेंगे अभी क्या है वीटो पावर। इसके अलावा इस यूनाइटेड नेशन को संभालने के लिए टोटल 5 बॉडी था, जो इंट्रो में हम बताए थे। ये क्या है? जनरल असेंबली, बताया था ना, कोई भी पॉलिसी लाएगा तो कौन लाएगा? जनरल असेंबली लाएगा, आम सभा, कंट्री के लेवल पे, जैसे यहाँ पार्लियामेंट है वहाँ वो है। इसके फंक्शन को भी देखते हैं। और क्या? सेक्रेटरी काउंसिल, सेक्रेटरी काउंसिल क्या करेगा? इस पॉलिसी को फैलाएगा, इसको भी देखे थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अगर आपका बात सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है तो एक वर्ल्ड लेवल पे भी जस्टिस है, जो निर्भया केस बताए थे वहां तक गया था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एकमात्र हेड क्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन तो न्यूयॉर्क में है, और इस पांचों में से एक हेड क्वार्टर है जो सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं है। कहाँ है? हुआगे इन स्विट्जरलैंड। कहाँ? स्विट्जरलैंड की एक जगह, हुआगे या यू आगे या कोई आगे, जिसको जैसे बोलना वैसे बोलो, स्विट्जरलैंड में, ठीक है? एकमात्र जो क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द ऑर्गन नॉट इन न्यूयॉर्क। इसके अलावा बोलो, इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्सेप्ट, देखना होगा सोशल लेवल पे कंट्री कैसा काम कर रहा, नहीं कर रहा है, आएगा नहीं पर एक लाइन में बता दे। इसके अलावा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ये भी बताए थे। लीग ऑफ नेशन जिस टेरिटरी को अपने हाथ में ले लिया था, अब वापस यूनाइटेड नेशन उसको ले लिया और उसको कब्जा करके रख लिया, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये डायलॉग सुने हो, गुडनन तुमसे ना होगा, वही हिसाब किया कौन? लीग ऑफ नेशन। और जो लास्ट लिया था, जो लास्ट टेरिटरी लिया था, वो कहाँ का था? एक छोटा सा आइलैंड बताए थे, फिनलैंड में था। पुलाव, बिरयानी नहीं, पुलाव। इसके अलावा सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काउंसिल जो एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले, पूरा ऑर्गन, कौन फाइल है, कौन लेना है, कौन पैसा है, कौन स्टाफ है, पूरा यूनाइटेड नेशन को कौन संभाल रहा है? सेक्रेटरी काउंसिल संभाल रहा है। इस अभी के करंट के सेक्रेटरी काउंसिल कौन है? नाम बड़ा अजीब है, एंटोन गुतरेस। कौन है? एंटोन गुतरेस,
अभी के करंट सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन के कौन? एंटोन गुतरेस, जो कि क्या पोर्तुगल के प्राइम मिनिस्टर थे 2012 तक। वो अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एंटोन गुतरेस। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया क्या था यूनाइटेड नेशन, कैसे क्या हुआ? देखिए यूनाइटेड नेशन में अब जो फर्स्ट ऑर्गन देखेंगे जो आपके सिलेबस में, दैट इज कॉल्ड जनरल असेंबली। जनरल असेंबली मतलब जैसे हम लोग का पार्लियामेंट है ना, हम लोग का पार्लियामेंट, हमारे कंट्री का पार्लियामेंट, वैसे कंट्री लेवल सब कंट्री का पार्लियामेंट एक है। उसका है अलग बात है, पर एक है सबका पार्लियामेंट, दैट इज का आम सभा, जनरल असेंबली। जनरल असेंबली जो कोई पॉलिसी लाएगा, बताए थे। तो मेन ऑर्गन क्या है? मेन यूनाइटेड नेशन का टोटल 6 बॉडी है, जिसमें आपका 3 सबसे इंपॉर्टेंट है। जो सबसे मेन बॉडी है, मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्या है? जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में होता है क्या? कोई भी पॉलिसी लाना है तो जनरल असेंबली लेके आएगा। यूनाइटेड नेशन का कोई भी नया पॉलिसी आएगा, क्या करना है कंट्री को, नहीं करना है, तो जनरल असेंबली लेके आएगा। पॉलिसी मेकिंग। रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन का ऐसा कौन सबसे मेन ऑर्गन है, रिप्रेजेंटेटिव है? जनरल असेंबली। बोलता हम हैं। इसके अलावा डेलिब्रेटिव, डेलिब्रेटिव मतलब एक अधिकार, हर कंट्री को एक राइट्स मिला हुआ है, एक राइट्स के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन अमेरिका का रूजवेल्ट का बात सुनेगा, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर इसको बनाया तो ब्रिटेन का बात से हम लॉ बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सबको एक समान अधिकार मिलेगा। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है भैया? 4 ऑर्गन तो एक ही जगह है, सिर्फ एक ऑर्गन है जो जस्टिस वाला, जो आपका हुआगे न्यूजर, क्या नीदरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में, नीदरलैंड में। सोचो, बोलो, बताओ हमको भी। मीट ईच ईयर, हर साल जनरल असेंबली, सितंबर में हर साल जनरल असेंबली चेंज होता है, तो सितंबर में वहाँ नया नया पॉलिसी, हर साल सितंबर में जनरल असेंबली में एक सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे स्कूल का अरेंजमेंट होता है वैसे वहाँ सब बैठता है हर कंट्री। 2019 और 2020 में एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, घाना। घाना फर्स्ट सीट ऑक्यूपाई किया था जनरल असेंबली का, यहाँ इमेज देखो, समझ में आएगा। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, कोई भी पॉलिसी पे हर कंट्री को जो डिसीजन लेना है, अब देखो जनरल असेंबली में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान अलग डिसीजन दे रहा है, इंग्लैंड अलग दे रहा है, अमेरिका अलग दे रहा है, रशिया अलग दे रहा है। जो 2/3 मेजोरिटी होगा उसी का बात सुना जाएगा इस डिसीजन में। एक लॉ बनाया गया था, याद है, यूएन चार्टर। डिसीजन जनरल असेंबली में कैसे लिया जाता है? 2/3 ऑफ मेजोरिटी। एक बार देख लो, जनरल असेंबली यूएन का रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, सही बात है। पॉलिसी मेकिंग है, सही बात है। डेलिब्रेटिव है, अधिकार के साथ बनता है, सही बात है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सही बात है। हर साल सितंबर में। घाना पहला, जो 19 और 20 में पहला कंट्री था, जैसे हम लोग नहीं बोलते स्कूल में हम बैठेंगे फर्स्ट सीट पे, वैसे घाना बोल रहा हम बैठेंगे जनरल असेंबली में पहली बार। 2/3 मेजोरिटी में डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली। कुछ भी तो लिख सकते हैं क्या? जनरल असेंबली पॉलिसी लाया तो पॉलिसी क्या आपको हेल्प करेगा? टू एडवाइस या टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। कंट्री के बीच एक पीस एंड सिक्योरिटी का भाव लाएगा, एक ऐसा पॉलिसी लाएगा जो दो देश आपस में मिल के रहे। डिस्कस इंटरनेशनल डिस्प्यूट एंड सॉल्व पीसफुली। दो कंट्री, इंडिया पाकिस्तान के बीच लड़ाई है तो ऐसा नहीं इंडिया इस पर अटैक कर देगा, पहले यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली तक बात जाएगा, जनरल असेंबली इसके अंदर के मैटर को पहले सॉल्व करेगा अपने तरीके से। भैया 2 ही पॉइंट, तो यहाँ से 3 पॉइंट उठा लो ना। डिसीजन मेकिंग 2/3 मेजोरिटी होता है, क्या क्या करता है ये? पॉलिसी मेकिंग करता है। रिप्रेजेंटेटिव, कुछ भी लिख सकते हैं, इतना इजी फंक्शन है। जनरल असेंबली में क्या लिखे? पीसफुली हर चीज़ काम करना है, कंट्री को संभाला जा रहा है, पॉलिसी लाया जा रहा है, कोई डिस्प्यूट है, कोई आपस में मतभेद है तो उसको ख़त्म किया जा रहा है। जो भी डिसीजन लेंगे अपना यूनाइटेड नेशन नहीं ले सकता है, 2/3 मेजोरिटी में लेना पड़ता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग है, कोई भी पॉलिसी लाएगा तो वो सेक्रेटरी काउंसिल नहीं लाएगा, नॉट टर्शरी काउंसिल लाएगा, वो कौन लाएगा? सिर्फ और सिर्फ जनरल असेंबली लाने का अधिकार है। अब पहला जो हम लोग पहला यूनाइटेड नेशन का ऑर्गन पर है जनरल असेंबली, आम सभा। जिस तरीके से हम लोग का पार्लियामेंट कोई डिसीजन देता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे कौन करता है बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद देखिए सेक्रेटरी काउंसिल। जनरल असेंबली के बाद जो सेकेंड बॉडी, जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है वो क्या? सेक्रेटरी काउंसिल। नाम ही से समझ में आ रहा है इसमें क्या होने वाला है। ये ऑर्गन बॉडी भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 6 बॉडी को छोड़ के एकमात्र बॉडी है जो आपका कहाँ है? स्विट्जरलैंड की नीदरलैंड। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। मेंबर टोटल 15 कंट्रीज में इन्वॉल्व होता है, यानी टोटल 15 कंट्री को लिया जाता है सेक्रेटरी काउंसिल में। यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्री है,
और यहाँ पे सिर्फ 15 कंट्री रहता है। 10 कंट्री हर साल चेंज होते जाता है, 2 साल 3 साल में चेंज हो जाता है 10 कंट्री। 5 कंट्री परमानेंट है, वो कभी चेंज नहीं होगा, उसका डिसीजन हमेशा मानना होगा, वो कभी जाएगा नहीं, बैठा रहेगा। आपको मतलब आपके क्लास में 5 स्टूडेंट हर चिल्ड्रन डे में आएगा, और बाकी 10 हर साल चिल्ड्रन डे में 10 अलग अलग, 5 फिक्स है, 10 अलग अलग 5 फिक्स है। तो 5 कंट्री कौन कौन है? फ्रांस, चाइना, फ्रांस चाइना को अच्छा इंपॉर्टेंट कंट्री है। उसके बाद यूके, इंडिया है नहीं, इंडिया परमानेंट कंट्री में नहीं आता। यूएसए, अमेरिका, ब्रिटेन, यूएसएसआर, रशिया, ये 5 कंट्री है जो परमानेंट कंट्री है, जो 5 मेंबर है वो परमानेंट, जो सिक्योरिटी काउंसिल से कभी नहीं हटता है, ये हमेशा रहेगा, वोट देगा। कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी पॉलिसी मेकिंग आएगा तो 5 वोट तो एकदम कंफर्म है। और ये जो 10 कंट्री है ये हर साल, हर 2 साल 3 साल में चेंज होते रहता है। 10 कंट्री लगातार नए नए आते रहते हैं, ठीक है। डिसीजन क्या था? 2/3 मेजोरिटी में कोई भी पॉलिसी आया कि चिल्ड्रन डे में कौन कितना चॉकलेट खाएगा, ये डिसीजन सेक्रेटरी काउंसिल पहले जनरल असेंबली बनाएगा एक पॉलिसी मेकिंग की, सब 2-2 चॉकलेट खाएगा। फिर सेक्रेटरी काउंसिल क्या करेगा? सब बोला नहीं 3-3 चॉकलेट खाएंगे, तो 2/3 में कितना आया? 3 चॉकलेट आया, तो उसका डिसीजन राइट हो जाएगा। पूरे यूएन में, पूरे यूनाइटेड नेशन में जो सबसे अजीब लगता है, जो हम इंट्रो में बताए थे, वो अनडेमोक्रेटिक बताता है, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर। अब मान लो ये 5 कंट्री, ये एक तरीका से बॉस है, वीटो पावर। अगर ये एक बार मना कर दे तो वो डिसीजन, वो पॉलिसी नहीं है। वीटो पावर, वीटो पावर मिला, इसको अलग से पावर मिला हुआ है। बाकी 10 कंट्री भी वोट कर रहा है, पर ये 5 कंट्री का अलग वोट चल रहा है, जो सेक्रेटरी काउंसिल को थोड़ा अनसेफ फील कराता है। इनको क्यों अलग से आज़ादी दिए हुए हैं? 5 स्टूडेंट्स एकदम फिक्स है, वो रहेगा भी डेली, हमेशा 3 चॉकलेट खाएगा भी, अब बाकी 10 क्या गैर है? जबकि सब आप बोल रहे हैं यूनाइटेड नेशन सबके लिए बना है, जब आप बोल रहे हैं इंटरनेशनल पीस एंड सेक्रेटरी, ह्यूमन राइट्स है, सब कंट्री का अपना अधिकार है, तो ये क्यों नहीं फॉलो कर रहे? ये भी एक कारण था। और बोलो, एक बात समझो, एक कंट्री है जो सेक्रेटरी काउंसिल में नहीं है और उस कंट्री का बात चल रहा है, तो क्या वो वहाँ पे वोट दे सकता है अपने कंट्री के लिए? पता चला मतलब आपका क्लास, आपका कोई बैच है, आपका बैच का बात चल रहा है, पर आप उस बैच में नहीं हैं, तो क्या आप वहाँ जाके डिसीजन दे सकते हैं अपने बैच का? बस अपने बैच को वोट नहीं कर सकते। नॉट अ मेंबर ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल, वो वोट नहीं कर सकता। जो 15 मेंबर है वही वोट करेगा, जिसमें से 5 वोट फिक्स है, वीटो पावर। ये डिस्कशन कर सकता है, ये डिसीजन दे सकता है कि ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए, चिल्ड्रन डे में 5 चॉकलेट मंगाइए, पर ये वोट नहीं दे सकता। हम वोट दे रहे हैं, 2/3 मेजोरिटी में जिताएंगे। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी काउंसिल? सब जगह वही चिपका देना, इंटरनेशनल पीस एंड सेक्रेटरी। शांति चाहिए, शांतिपूर्ण लड़ाई नहीं होना चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए देश के बीच। इन्वेस्टिगेट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, कौन कौन लड़ाई कर रहा था चिल्ड्रन डे में, 5-5 चॉकलेट कौन लेके भागा है, उसको कौन पता करेगा? सेक्रेटरी काउंसिल। मेथड ऑफ सेटलमेंट, बाकी स्टूडेंट गुस्सा हो गया एकदम, वो काहे 5 चॉकलेट ले लिया, हमको भी चाहिए 5 चॉकलेट, तो उसको कौन मनाएगा? सेक्रेटरी काउंसिल। कंट्री चॉकलेट लेगा? नहीं, कंट्री चॉकलेट नहीं लेगा, सेटलमेंट कराएगा लड़ाई। इसके अलावा न्यू मेंबर जनरल असेंबली को सजेशन देगा, कोई नया मेंबर, कोई नया कंट्री को जोड़ो, जैसे 2011 में साउथ सूडान को जोड़ा गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बना के तुम लोग लिख लेना, ये की वर्ड में हम बता रहे हैं, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्गेन था। इसके बाद क्या पढ़ेंगे बोलो? थर्ड ऑर्गेन कौन? वर्ल्ड वर्ल्ड कोर्ट जो है, पता होगा तुम लोग को, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का भी बॉस, सबका बॉस, जहाँ सबको न्याय मिलेगा। देखते हैं कौन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो थर्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गन है, जो आपके सिलेबस में जस्टिस, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन। जिस तरीका से पॉलिसी मेकिंग कौन है बोलिए कमेंट सेक्शन में? जनरल असेंबली। सेक्रेटरी काउंसिल, जो उसको डाइवर्ट करेगा, उस पॉलिसी को फैलाएगा, सेक्रेटरी काउंसिल। वोट देगा, वीटो पावर, जो अनडेमोक्रेटिक था। अब देख रहे जुडिशियल, न्याय, न्यायपालिका जिसको बोलते हैं, इसको जनरली हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड, क्या बोलते हैं? वर्ल्ड कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड का जो कोर्ट है कौन है? यही है। इवन तुम लोग को बताए थे इंट्रो में, ये सब कुछ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन। इसके अलावा बताओ ये कहाँ लोकेटेड है? बाकी का 5
या 6 बोलो, तो सिलेबस में तो 3 है। सारा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, एक्सेप्ट एकमात्र ऑर्गेन है यूएन का जो नीदरलैंड में हुआगे में। कहाँ है? हुआगे, कोनागे नहीं, हुआगे, नीदरलैंड में हुआगे। अब जब आपको जुडिशियल यहाँ पे टोटल 9 साल तक टोटल 15 जज को इलेक्ट किया जाता है। हर 9 साल में 15 जज चेंज होते हैं, टोटल 15 जज रहते हैं जो आपके क्राइम को देखेंगे, सही से पहचानेंगे। कंट्री के बीच अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है, जैसे निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दे दिया था, फिर भी कहाँ गए थे जस्टिस के लिए? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाना पड़ा। कहाँ? नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ पे हो आगे? अब देखो, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सिंपल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का क्या फंक्शन है? जस्टिस देना। जैसे देखो ना, पार्टीज ओनली द मेंबर ऑफ कंट्री कैन अप्लाई फॉर जस्टिस। जो इसका मेंबर है, टोटल 193 जनरल असेंबली का मेंबर था, जो कंट्री इसके अंदर है यूएन का, वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसी का बात सुनेगा, उसी का प्रॉब्लम सुनेगा। समझ आ रहा है ना? जो मेंबर है। सोर्स ऑफ लॉ एप्लीकेबल, लॉ एप्लीकेबल होना चाहिए, जनरल असेंबली का लॉ पॉलिसी फॉलो होना चाहिए, तभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उस बात को एग्री करेगी। उसके बाद वॉलंटरी, बोलो, वॉलंटरी जुडिक्शन। वॉलंटरी जुडिक्शन क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन नेशन, दो नेशन के बीच जो लड़ाई हो रहा है, वॉलंटरी हो रहा है, इसको कंट्रोल करना। इसके अलावा बोलो कंपल्सरी जुडिक्शन, ये क्या है? डिस्प्यूट बिटवीन इंटर रिलेशन बिटवीन लॉ। कोई लॉ में प्रॉब्लम है, पाकिस्तान मान रहा है, इंडिया उस लॉ को नहीं मान रहा है, तो उसको कौन सॉल्व करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दो के बीच की लड़ाई, डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा? वॉलंटरी एक्शन को कौन सॉल्व करेगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी सबसे बड़ा है पूरे कंट्री का, तो कौन है? वर्ल्ड कोर्ट, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, ठीक है। जनरली कितना जज होता है? 9 साल तक 15 जज यहाँ पे इलेक्टेड होता है। अब क्या पढ़ेंगे? 3 यूएन बॉडी अच्छे से पढ़ लिया अकॉर्डिंग टू रिड्यूस्ड सिलेबस। अब इसके अलावा 3 एजेंसी जो यूएन को फैला रहा है, वो 3 एजेंसी कौन है? आप लोग बोलिए कमेंट सेक्शन में। जिस तरीका से हम लोग क्या देखें, यूनाइटेड नेशन को पहले देखे, उसके बाद इसके 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन को अच्छे से पढ़े, फंक्शन से लेके हर चीज। अब क्या देख रहे हैं? यूनाइटेड नेशन का कुछ एजेंसी है। एजेंसी किसको होती है? ये भी आपके सिलेबस। एजेंसी जो फैलाए, यूनाइटेड नेशन के बात को फैलाए। हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। जैसे हर बार कोरोना वायरस में डब्ल्यूएचओ में एक का इमेज आपको देखने मिलता होगा, एक बूढ़ा सा था, कोट पहन के श्रीलंका टाइप का लगता था, वो कौन है तुम लोग बताना, ठीक है। तो डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। क्या है? डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बस इतना ही बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब डब्ल्यूएचओ का फंक्शन क्या है भैया? डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ, नाम ही से समझ में आ रहा है, हेल्थ, हेल्थ के ऊपर काम करेगा। जैसे कोरोना वायरस का कोई भी नया अपडेट आएगा, कौन नया वेरिएंट आया, नया म्यूटेंट आया, ये सब डिसाइड कौन करता है? डब्ल्यूएचओ इसको पढ़ता है, हर कंट्री का, वहाँ अफ्रीका में कौन आया, यहाँ कौन आया, तो वही सब पता लगाता है। इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ सिस्टम, कैसे हेल्थ बेटर हो सकता है? कोरोना तो बेटर कर नहीं पाया, तो हेल्थ बेटर करेगा। प्रोमोट द रिसर्च, रिसर्च को प्रमोट करता है डब्ल्यूएचओ, पैसा देता है, फंडिंग कराता है। डिजीज को प्रिवेंट करता है, बहुत ऐसा डिजीज है जैसे इबोला, सार्स, मर्स, ये सब तो ठीक हो गया, और कोरोना अभी हाईली रेट पे है। इसके अलावा मेडिसिनल वैल्यू में आपको हेल्प करता है, यानी हेल्थ मतलब मेडिसिन का वैल्यू में आएगा, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर, साफ पानी पीना चाहिए, वाटर को अच्छा जगह डिस्पोजल के साथ करना चाहिए, ठीक है। चाइना वाला यही तो काम किया, खाना उल्टा सीधा खा के पूरा कोरोना फैला दिया, डब्ल्यूएचओ कंट्रोल नहीं कर पाया, करना चाहिए था। अब उसके बाद देखो यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है भैया? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को ये भी एक एजेंसी है। ये एजेंसी किसके ऊपर? अरे यार, सिर्फ लड़ाई को रोकने से थोड़ी ना होगा, कंट्री के बीच, कंट्री को तो प्रमोट भी करना होगा ना। तो 3 एजेंसी आया। पहला डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ किस में प्रमोट कर रहा है? हेल्थ में। यूनेस्को किस में प्रमोट कर रहा है? ज्यादातर पढ़ाई लिखाई में। जो कंट्री जितना पढ़ा लिखा होगा वो उतना ज्यादा वेल डेवलप्ड होगा, उतना आगे होगा। एडुकेशन में, साइंटिफिक में, कल्चरल में, ऑर्गेनाइजेशन में। जनरली यूनेस्को एडुकेशन साइंस से रिलेटेड है, एडुकेशनल डेवलपमेंट में हेल्प करता है आपको, साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजी में आपको हेल्प करता है, और भी पॉइंट बन सकता है, पता है आपको एडुकेशन पॉइंट कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। अब आते हैं यूनिसेफ। यूनिसेफ ध्यान से समझो,
अगर मान लो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ जिसमें 4 करोड़ से 6 करोड़ आदमी मरा था, तो जो भी मरा, जिसके भी पेरेंट्स मर गए, तो उसके तो बच्चे अभी भी जिंदा होंगे, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? एक एक एजेंसी बनाया गया जिसका नाम था यूनिसेफ। नाम ही से देखो, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड इट्स बेनिफिट। पहले यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी था, अब इसका फुल फॉर्म चेंज किया गया, यूनाइटेड नेशन, यानी ये फंडिंग चिल्ड्रन के लिए किया गया। वो चिल्ड्रन जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में उसके पेरेंट्स मर गए, या उसके पापा मर गए, या अब्बू मर गए, तो उसको केयर करने के लिए पैसा दिया गया। इसके अलावा ग्रीटिंग कार्ड, कुछ यूनिसेफ का ग्रीटिंग कार्ड मार्केट में मिलता है, उसको आप खरीदिए। वो सारा फंडिंग पैसा किसके पास जाएगा? वही बच्चे लोग के पास जाएगा, उसके पढ़ाई लिखाई में जाएगा, उसके कल्चरल एक्टिविटी में जाएगा। ठीक है। इसका भी कहाँ है हेडक्वार्टर? न्यूयॉर्क में। व्हाट आर द फंक्शन? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन इन रिस्पेक्ट टू सर्वाइवल ऑफ हेल्थ। आप उससे फंडिंग दीजिए तो उस पैसे से ये लोग का जिंदगी चलेगा। प्रोवाइड द, बोलो, टीचर, न्यूट्रिशन, अच्छा खाना उसको मिलेगा उस पैसा से, अच्छा वेल सोसाइटी, अच्छा पढ़ा लिखेगा तो आगे जाके और डेवलप करेगा वो बच्चा। इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम, वैक्सीन, वैक्सीन लगाना हुआ उसको, कोरोना वायरस का वैक्सीन, ये सब। एक दो चिल्ड्रन थोड़ी ना, 4 करोड़ आदमी मरा था, कितना बच्चा होगा सोचो। सबका फंडिंग कौन उठा रहा है? एक एजेंसी जिसका क्या नाम है? यूनिसेफ। इसके अलावा बताओ, देख रहे हो गवर्नमेंट कम्युनिटी बनाया गया। चाइल्ड हेल्थ, बच्चा का हेल्थ कैसा है, उसका छोटा भाई कैसा है, क्या उन लोग को साफ पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई को रोकने से काम नहीं चलेगा। यूनाइटेड नेशन का कहना है 3 एजेंसी बना दो। हेल्थ के ऊपर कौन बनाओ? WHO। पढ़ाई लिखाई के ऊपर कौन बनाओ? यूनेस्को। जो भी चाइल्ड उस समय जो भी हुआ, उसके पेरेंट्स जो मर गए, उसको केयर कौन करे? ऐसा ना वो आतंकवादी बन जाए आगे जाके अपने बाप को देख के। उससे बचने के लिए यूनिसेफ बनाया है, उसमें केयर किया गया। इस तरीका से एक नेटफ्लिक्स का सीरीज के हिसाब से फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट कराएं, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार। आज आपको पूरा यूनाइटेड नेशन का क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट दे दिए। कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।